दार्शनिक एक ही चीज की व्याख्या एकदम अलग अलग करते हैं और हर व्याख्या लॉजिकली ठीक लगती है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से सारी बातें सोची है। और साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। विज्ञान का भी अंतिम प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना। दर्शन का भी आखिरी प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना। धर्मों को भी इसमें रुचि है कि ब्रह्मांड कैसे बना। अंतर उनके रास्ते का है, अंतर उसके मेथड का है। धर्म आस्था और फेथ के बल पर काम करता है। धर्म आसान उत्तर प्रोवाइड करता है आम आदमी को, जो बहुत गहरे नहीं है, बहुत तार्किक नहीं है, किंतु आम आदमी निश्चिंत हो जाए ऐसे गोलमोल आंसर प्रोवाइड करता है। दर्शन तार्किक उत्तर देता है मकड़ी के तरीके से, और विज्ञान अनुभविक एम्पायरिकल एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद तब जजमेंट निकालता है और विनम्रता से मानता है कि कल को मैं गलत साबित हो सकता हूं। जैसे कोई नया एक्सपेरिमेंट मुझे गलत साबित करेगा, मैं गलत हो जाऊंगा। भाई आइंस्टीन ने इतने महान महान प्रयोग किए, उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला फोटॉन्स पर उन्होंने जो काम किया उसके लिए। वही आइंस्टीन अपने समय में ही गलत साबित होने शुरू हो गए थे। आइंस्टीन के समय में क्वांटम फिजिक्स का जब एक प्रयोग हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, और कुछ और प्रयोग हुए आइंस्टीन के समय में। एक प्रयोग हुआ जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट आजकल एक कंसेप्ट है, जिस पर 2022 का नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, आइंस्टीन के समय में आया। और आइंस्टीन ने दो और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ईपीआर पैराडॉक्स का जिक्र किया और कहा कि क्वांटम फिजिक्स के नियम गलत हैं क्योंकि ये फिजिक्स के बुनियादी नियम के खिलाफ हैं। खारिज कर दिया। और आइंस्टीन की मौत के बाद 1960 के दशक में एक प्रयोग हुआ, बेल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 1972 में, फिर 1980 के दशक में, और उसके बाद तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने साबित किया कि आइंस्टीन की धारणा क्वांटम एंटेंगलमेंट के मामले में गलत थी। और इन तीन वैज्ञानिकों को, जो अलग अलग समय में काम कर रहे थे, एक साथ 2022 में नोबेल प्राइज देना पड़ा क्योंकि वो आइंस्टीन की गलती को ढूंढ पाए। विज्ञान का यही मजा है। विज्ञान में धौंस नहीं है कि मैंने कह दिया तो अंतिम सत्य है। विज्ञान में न्यूटन भी गलत साबित हो सकता है, आइंस्टीन भी गलत साबित हो सकता है, हर कोई गलत साबित होता है। डार्विन गलत साबित हुआ कई मामलों में, इन कई मामलों में शानदार है। धर्म में इतनी आजादी नहीं होती है, दर्शन में होती है, विज्ञान में होती है। इसलिए तीनों का मूल प्रश्न यही है, और दर्शन ने इसमें क्या संभावनाएं ढूंढी, हमें इनको समझना है। ध्यान रखिए, विज्ञान बात की बात है, शुरुआती प्रयास दर्शन के लोग कर रहे हैं। आगे चल के विज्ञान ने उसमें से बहुत सारी चीजों को अपने हाथ में ले लिया और अच्छे से लिया। मेटाफिजिक्स या दर्शन का अंतिम प्रश्न जो है कि अंतिम सत्ता किसकी है, जो अल्टीमेट ट्रुथ या अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है, वो किसका है। इस प्रश्न के बेसिकली दो प्रश्न हैं, इसको दो प्रश्नों में तोड़ लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि अल्टीमेट एग्जिस्टेंस कितने हैं, नंबर कितना है। अंततः जितनी सत्ताएं हैं उनका नंबर कितना है, एक ही है या ज्यादा है या दो हैं या 10 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं कि 1000 हैं। एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये कि जो अंतिम सत्ता है उसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो कैसी है सत्ता, उसका नाम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिज्ञासु व्यक्ति के मन में दोनों प्रश्न साथ साथ ही आए होंगे। ये एक ऐसा तो है नहीं कि एक प्रश्न पहले एक बाद में आएगा, साथ साथ ही आए होंगे। और जब हम सोचते हैं तो हमारे पास सोचने के दो तरीके होते हैं सामान्य रूप से, तीसरा बाद में आता है। कोई आपसे पूछे कि भाई इस संसार में अंतिम सत्ताएं कितनी हैं, तो एक नजर में तो भाव ये आता है कि भाई इतना वैविध्य, डाइवर्सिटी दिख रही है, सब तो सत्य ही है, हम किसे खारिज करें। तो पहला आंसर स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों के मन में आता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरलिज्म, यानी कि अनेकवाद या बहुत्ववाद। यानी बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं। सरल भाषा में कहें, लोहा भी अंतिम सत्य है, लकड़ी भी अंतिम सत्ता है, पानी भी अंतिम सत्ता है, आग भी अंतिम सत्ता है, हवा भी अंतिम सत्ता है। मैं कैसे कह दूं कि हवा और पानी एक ही है? मैं कैसे कहूं कि आग और पानी एक ही है? अलग अलग है। और जब इतनी सारी चीजें अलग अलग हैं तो ये मान लेते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं,
इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अच्छा, जब आप कहेंगे बहुत सारी हैं, आम आदमी को बहुत सारी दिख रही हैं, तो आपको भाव क्यों देगा? सोचेगा आप तो वही कह रहे हैं जो मैं भी देखता हूं, फिर आप किस बात के दार्शनिक हुए? तो दार्शनिकों को और धार्मिक लोगों को ना इससे चैन नहीं पड़ता है। उनको लगता है ना, इतनी सारी डाइवर्सिटी के मूल में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। पर मन करता है कि किसी एक पे ही सारा थोप दे। एक आते ही ना मन को बड़ा एक संतोष मिलता है कि चलो फाइनली पता लग गया कौन है। ये वाला सेटिस्फेक्शन इतना परेशान करता है कि कुछ लोगों ने कहा ना भाई, अंतिम सत्ता केवल एक है, और जिन्होंने कहा कि अंतिम सत्ता केवल एक है, इनको बोलते हैं मोनिज्म या मोनिस्ट, यानी एकवाद। एकवाद सिंपल, अनेकवाद एकवाद। अनेकवाद वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं। एकवाद या एकवादी लोग वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है, बस। लेकिन इस बीच में कुछ और लोग उभरे और बोले कि ना, अंतिम सत्ता ना तो अनेक है ना एक है, बल्कि दो हैं, और इनका नाम पड़ गया ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद, जिसका मतलब है कि अंतिम सत्ताएं दो हैं। अब आप सोचेंगे कि दो का लफड़ा कहां से आ गया? अनेक समझ में आ रहा है कि बहुत सारी हैं। भाई जैसे आप यहां पर इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे कह दूं कि मतलब लक्ष्मण जो है और जो दूसरा व्यक्ति है संजीव है एक ही व्यक्ति है? नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हैं। आप सब अलग अलग व्यक्ति हैं। और यदि मुझे सबको रिड्यूस करना है तो मैं एक में ही करूंगा ना कि एक ईश्वर है, उसी ने आप सबको बनाया। ये दो की बात कहां से आ रही है? लेकिन दर्शन में खास समस्या है जिसकी वजह से कुछ लोग ड्यूअलिज्म की बात करते हैं, और उनकी मजबूरी है करने की। क्यों करते हैं? अगर आप ड्यूअलिज्म का आंसर सुन लेंगे तो बात सारी स्पष्ट हो जाएगी। ड्यूअलिज्म कहता है कि एक सत्ता है मैटर की और एक सत्ता है कॉन्शियसनेस की। मैटर को हिंदी में बोलते हैं जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ। कॉन्शियसनेस को हिंदी में बोलते हैं चेतना या चेतन पदार्थ या चेतना कह लीजिए उसको। ये सारा खेल कैसे हो रहा है, अगर इन दोनों को समझेंगे तो पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। क्या कहानी है देखिए, ये मैटर कॉन्शियसनेस की कहानी कैसे काम करती है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, हम कोशिश करते हैं सबको सेट करते हैं कि एक के अंदर ही सेट हो जाए, कोशिश करके देखते हैं, ठीक। तो मैं जितनी भी चीजों को बांटूंगा तो मैं पाऊंगा कि या तो मैं उनको एक वर्ग मैटर में सेट कर सकता हूं, या मैं उनको एक दूसरे वर्ग कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना में एडजस्ट कर सकता हूं। जैसे लोहा है, लोहे को कहां रखेंगे आप? तो आयरन यहां आ गया। पानी कहां आएगा? यहीं आ जाएगा। आग कहां आएगी? आग भी यहीं आ जाएगी। हवा कहां आएगी? हवा भी यहां आ जाएगी। तो कई लोग बोलते हैं कि हवा यहां आएगी, नहीं, हवा वहां नहीं आएगी, हवा भी मैटर है। ये सब कुछ यहां आ जाएगा। लोहा, लकड़ी और जो जो भी आपको समझ में आता हो इस तरह की चीजें, वो सब यहां आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज है विचार, थॉट, थॉट भी तो है ना दुनिया में। हम सब लोग थॉट मतलब सोचते हैं, थॉट्स हमारे मन में आती हैं। फिर आपके मन में एक चीज आती है इमोशन। जब लोग दीवाने होकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, ये बकवास है। यहाँ जो दिल है वो केवल पंपिंग करता है ब्लड की। जब बहुत ज्यादा इमोशन है तो सिर के दाईं तरफ हाथ रख के बोल रहे हैं मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर ऑफ माइंड में इमोशंस आते हैं। इमोशंस यहाँ नहीं आते हैं, ये कल्पनाएं हैं। इमोशंस यहाँ आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी उंगूठी पहनाओ तो ऐसे करके बोलना कि मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, राइट साइड में। लेफ्ट में लॉजिक होता है ज्यादा, राइट में इमोशन ज्यादा काम करते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार ज्यादा है तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव है। जब इमोशन ज्यादा है तो दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव है। और ये तो बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसका काम तो ब्लड की पंपिंग करना, ब्लड की सफाई करना है। ये ब्लड सफाई नहीं करेगा तो मर जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो जो करता ही रहेगा, इससे कोई लिंक आपके इमोशंस का नहीं है। लेकिन अफवाह फैली हुई है, लोग कविताएं लिख रहे हैं दिल पे, लेकिन दरअसल दिल की कोई भूमिका इमोशंस में है नहीं। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। इसके अलावा कभी कभी आपकी विल पावर भी काम करती है कि मैं आज तो सिगरेट छोड़ ही दूंगा, मुझे कसम है मेरी मैया की, अगर मैंने सिगरेट पी तो। और विल पावर से आदमी कई बार छोड़ भी देता है कुछ चीजें, या कुछ चीजें शुरू करता है। कल से सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम करना ही करना है, और मान लीजिए सच में कर लिया तो विल पावर है इसका मतलब।
नहीं कर पाए तो विल पावर की कमी है। ये विल पावर क्या चीज है? ये विल पावर भी तो कॉन्शियस वाली चीज है ना। थिंकिंग का मामला हो, इमोशंस का मामला हो, विल पावर का मामला हो, इन्हीं से जुड़ी बहुत सारी और भी चीजें हैं। कोई राय है आपकी, ओपिनियन है। ये ओपिनियन क्या चीज है? आपका कोई बिलीफ है, विश्वास है, आपको यहां तक कि अंधविश्वास मान लीजिए, सुपरस्टिशन है, वो क्या है? अब आपके मन में कभी कभी आ रहा होगा कि ये क्लासिफिकेशन जैसे हो रहा है, इसका आधार क्या है? मैं आपको आधार बताता हूं। आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा कि आपको पता है कि आत्मा पर रिसर्च करते हुए एक व्यक्ति ने आत्मा का वजन बताया, 21 ग्राम की आत्मा होती है। एक रिसर्च है, बाद में खारिज हो गई वैसे वो रिसर्च, लेकिन कुछ मतलब मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे मूर्खों की बातें मत आइएगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है अगर कोई आत्मा का वजन 21 ग्राम बता रहा है तो। क्यों? क्योंकि जितने लोग आत्मा को मानते हैं उनमें से अधिकांश ये मानते हैं कि आत्मा एक कॉन्शियस चीज है और कॉन्शियस चीज का वजन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का वजन बताना एक तरह का गधापन है अगर आप उसको कॉन्शियस मान रहे हैं तो। हालांकि कुछ लोग आत्मा को कॉन्शियस नहीं भी मानते, वो ऐसी बात करें समझ में आता है, लेकिन जो कॉन्शियस मानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग हैं, आपने ये भी सुना होगा कि एक बार एक आदमी मरने वाला था, उसके कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई जगह नहीं छोड़ी गई, और जैसी वो मरा कांच टूट गया। मुझे नहीं पता कांच क्यों टूटा, टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन अगर टूटा है तो उसकी वजह कुछ हो रही होगी, ज्यादा गर्मी हो गई होगी, ये सब वजह रही होगी। क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा विचार जैसी है। एक बात ऐसी हुई कि कमरा बंद है, विचार नहीं आ रहे मेरे मन में। अब सोच के देखिए, या शीशा लगा से धूप नहीं आ रही, धूप तो भौतिक वस्तु है। जब धूप जैसी भौतिक वस्तु, धूप क्या है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको आइंस्टीन ने साबित किया कि प्रकाश केवल वेव नहीं है, पार्टिकल भी है। फोटो